हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ऑनिक्स क्लासेज में। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ऑनिक्स क्लासेज पर आप सभी को यहाँ पे साइंस की क्लासेज डेली रेगुलर देखने को मिल रही है, ठीक है। और हमने क्लास 10th का यहाँ पे जो साइंस है, क्लास 10th की जो साइंस है, ठीक है, आरबीएससी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित उसका फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका कंप्लीट वीडियो हमने आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर ऑनिक्स क्लासेस पर उपलब्ध करवा दिया गया है। इसकी फर्स्ट चैप्टर की हमने 3 क्लासेस ली है और तीनों क्लासेज में हमने यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सबसे पहले नोट्स के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में सेकंड जो क्लास थी उसमें हमने केमिकल इक्वेशंस हैं उनको कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है, इक्वल करते हैं, वो हमने सेकंड वीडियो में देखा। उसके बाद में थर्ड वीडियो में हमने कंप्लीटली वीडियो को प्रोवाइड करवाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो आपने अगर फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है कंप्लीट तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा यहाँ पे लेसन रहने वाली है, आज का जो क्लास रहने वाला है वो हमारा चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें बेसेज, साल्ट एंड एसिड बेसेज एंड साल्ट्स, अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और यह आपका चैप्टर नंबर 2 रहने वाले हैं। और इसके भी आपको जितनी क्लासेज मेरी तरफ से उपलब्ध हो पाएगी उतनी क्लासेज मैं कंप्लीट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे पहले अम्ल, क्षार और एवं लवण। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले जो शब्द आया है वो आया है यहाँ पे अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे एसिड। एसिड क्या होता है? तो एसिड, सबसे पहले हमें इसका मीनिंग्स पता होना चाहिए, इसका अर्थ पता होना चाहिए कि एसिड्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स मैं बात करूँ, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। यह जो अम्ल स्वाद है, अम्ल है, वो कैसे होते हैं? स्वाद में फ्रेंड्स खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? यहाँ पे लाल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है, जो अम्ल होते हैं, जो जितने भी अम्लीय पदार्थ होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को यहाँ पे लाल कर देते हैं, ठीक है। यानी कि नीले विलयन को लाल विलयन में परिवर्तित कर देते हैं, ये हमारे अम्ल होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और ये जलीय विलयन में क्या देते हैं फ्रेंड्स? H+ आयन देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब अम्ल कौन कौन से होते हैं? तो फ्रेंड्स HCl, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि जितने भी यहाँ पे अम्ल होते हैं वो आप सभी को पता है। मैं अलग से यहाँ पे आपको बता दूंगा, जितने भी अम्लीय पदार्थ हैं उनकी सूची मैं आपको अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहां पे आपको कंप्लीट नोट्स देखने को मिल जाएंगे इसके, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा प्राकृतिक सूचक, जो ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त न होकर किससे प्राप्त होते हैं? प्रकृति से, हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रेंड्स प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक में कौन कौन से पदार्थ हैं जो अम्लीय पदार्थ होते हैं? तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा था कि जो अम्ल होते हैं, अम्लीय पदार्थ होते हैं, वो स्वाद में कैसे होते हैं फ्रेंड्स? खट्टे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा नींबू का स्वाद कैसा होता है फ्रेंड्स? खट्टा होता है, ठीक है। संतरा भी कैसा होता है? खट्टा होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको बताना है जो नींबू और संतरा है इनमें फ्रेंड्स सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपने सुना होगा साइट्रिक अम्ल, वो साइट्रिक अम्ल ना होते हुए क्या होता है फ्रेंड्स? इसे सिट्रिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरा में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ का नाम है। उसके बारे में बात करें सिरका में, तो फ्रेंड्स सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन से पदार्थ में कौन सा अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, और टमाटर, ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। यहाँ पे आपके MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में, आपकी जो 10th बोर्ड है उसमें आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगी कि
निम्न पदार्थों में बताइए कौन सा अम्ल उपस्थित है, या आपको मिलान चिन्ह के द्वारा भी पूछा जाएगा। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दही दही में फ्रेंड्स लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, सिरका में एसिटिक और नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी आगे डिस्कस करेंगे अम्ल पाकी में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्षार के बारे में। तो क्षार होते क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में फ्रेंड्स OH माइनस आयन देते हैं। यानी कि जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं उनके अगर अंत में फ्रेंड्स आपको OH दिख जाए, अंत में आपको OH दिख जाए, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, क्षारीय पदार्थ होते हैं। और जितने भी रासायनिक पदार्थ है उनके अंत में अगर HCl दिखने को मिल जाए, Cl क्लोरीन दिखने को मिल जाए, ठीक है, वो क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे अम्ल होते हैं। ठीक है, तो जितने भी रासायनिक पदार्थ है अगर उसके अंत में आपको OH दिख रहा है तो फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, यहाँ पे क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं फ्रेंड्स, OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH को होल टू एटेन मैग्नीशियम, वो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि CaOH का होल ट्वाइट का यूज किस में किया जाता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो फर्स्ट चैप्टर में जाकर देख सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइएगा कि CaOH का होल ट्वाइट का उपयोग किस में किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान बताना है। पीट की अम्लता को दूर करने में MgOH का होल्टोइट का उपयोग होता है, और CaOH का होल्टोइट का उपयोग मिट्टी की अम्लता दूर करने में किया जाता है। आपको बताता है मिट्टी की अम्लीयता दूर करने में कौन से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। तो CaOH का होल्टोइट यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। और पेट की अम्लता, पेट की एसिडिटी, पेट की एसिड यानी कि जो अम्ल है उसको दूर करने में कौन से रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल्टोइट इसका उपयोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे सूचक। ठीक है, सूचक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो ये बताते हैं कि ये पदार्थ अम्लीय पदार्थ है या फिर क्षारीय पदार्थ है, इसकी जो गंध है वो कैसी है। ठीक है, यानी कि किसी पदार्थ के विलयन के बारे में जांच करना, वो कि उसकी सांद्रता के बारे में पता लगाना कि वो अम्लीय पदार्थ है या फिर क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, और अम्लीय जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उसका अगर पीएच मान हम बात करें, आगे हम बात करेंगे पीएच मान की, लेकिन मैं यहीं पर बता देता हूँ। अम्लीय जो पदार्थ होते हैं उनका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो 7 से कम होता है, लेस देन 7। ठीक है, 7 से कम यहाँ पे अम्लीय पदार्थ का पीएच मान होता है। और जो क्षारीय पदार्थ होता है उसका जो पीएच मान होता है वो यहाँ पे 7 से ज़्यादा होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय और 7 से कम यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा अम्लीय पदार्थ। ठीक है, और एक बात और कन्फर्म कर देता हूँ मैं आपको, हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, जो कि हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, ये सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जो आपको मैं बताऊंगा हमारा एक महत्वपूर्ण यहाँ पे Fe के बारे में, यानी कि आयरन के बारे में, इसके बारे में बताऊंगा आपको, और इसके बारे में पता करेंगे हम आगे क्लास में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने पीएच मान की बात की है तो आपने देखा होगा जो रक्त होता है हमारा, ब्लड जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, जो कि 7 से क्या है, ज्यादा है, और 7 से ज्यादा होने के कारण हमारा जो ये क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सूचक के प्रकार। सूचक के जो प्रकार हैं उसमें फर्स्ट नंबर पे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे आता है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन से, शब्द से ही
मीनिंग्स हमें देखने को मिल रही है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, प्राकृतिक सूचक मतलब प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात फ्रेंड्स प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, उन्हें यहाँ पे प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। जैसे लिटमस, ठीक है, जैसे हमने देखा ना कि लिटमस से लाल को नीला, नीले को लाल कर देता है, वैसे ही लिटमस पत्र होता है जो ये जांच करता है कि ये नीले को लाल करेगा या फिर लाल को नीला करेगा उसमें कोई पदार्थ डालने पर, उसमें अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ डालने पर। बात करें हल्दी, हल्दी किससे प्राप्त होती है फ्रेंड्स? प्रकृति से प्राप्त होती है, पौधों से प्राप्त होती है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी किससे प्राप्त होती है फ्रेंड्स? पौधों से प्राप्त होती है। पेटूनिया, जीसनियम, ये सभी फ्रेंड्स क्या है? प्राकृतिक सूचक है जो आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक को बताइए, तो आपको ध्यान रखना है लिटमस, हल्दी पत्र, पत्ता गोभी, पेटूनिया, जीसनियम, ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। लिटमस विलियन कौन से रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, जो कि कौन से समूह के पौधे से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स थैलाफाइटा जो समूह है, थैलोफाइटा, इस समूह के फ्रेंड्स लेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है यहाँ पे लिटमस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक बात कर लिए, अब सेकंड नंबर पे आता है संश्लेषित सूचक। क्या होता है? वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्टेलिन। ठीक है, यानी कि जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, रसायनों से तैयार किए जाते हैं, उन्हें यहाँ पे संश्लेषित सूचक कहा जाता है। और कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज एवं फिनोप्टेलिन। ठीक है, फिनोप्टेलिन का यूज कहाँ होता है मुझे बताइएगा। आगे बात करते हैं गंधीय सूचक के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय क्षार के माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं, जैसे प्याज, वेनिला आदि। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें गंधीय सूचक के बारे में, तो गंधीय सूचक में क्या होता है फ्रेंड्स कि ऐसे पदार्थ, ऐसी वस्तु जिनकी गंध, अगर हम उसे अम्लीय विलयन में रखेंगे, तो अगर किसी पदार्थ को अम्लीय विलयन में रखेंगे तो उसकी गंध, उसके जो सुगंध है वो कैसी होगी? क्षारीय विलयन में डालेंगे तो उसकी गंध कैसी होगी? यानी कि अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन दोनों में उसकी गंध अलग अलग होती है। ठीक है, बदल जाती है, उसे यहाँ पे गंधीय सूचक के नाम से जाना जाता है। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे सूचक होते हैं, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स अम्लों के गुण के बारे में। कौन कौन से गुण धर्म इसमें अम्लों में पाए जाते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, और ये नीले लिटमस, मन को नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुई, लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं फ्रेंड्स? लाल कर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है विद्युत का चालन। विद्युत का चालन मतलब ये होता है जिनमें फ्रेंड्स धारा, करंट प्रभावित हो। ठीक है, विद्युत धारा, आपने सुना होगा आवेश प्रवाह की दर, जिनमें फ्रेंड्स क्या हो? विद्युत धारा प्रभावित हो, उन्हें यहाँ पे विद्युत का क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनका जो जलीय विलयन होता है विद्युत का चालन करता है। अगर हम किसी अम्लीय विलयन में किसी धारा को प्रभावित करेंगे तो उसमें आसानी से क्या हो जाएगी? धारा प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अम्लीय विलयन में धारा प्रभावित होती है, ये इनका जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? विद्युत का चालन करता है, अर्थात इसमें धारा प्रभावित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं क्षारकों के गुण धर्म के बारे में। क्षारकों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जल में घुलकर OH- आयन देते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। साबुन मतलब होता है चिकने, अपमार्जक, आपने देखा होगा अपमार्जक, अर्थात जो साबुन होता है वो कैसे होता है? चिकना होता है। ठीक है, तो ये छूने पर साबुन जैसे लगते हैं। ठीक है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये OH- आयन देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा लघुरात्मक में कि अम्ल व स्वाद में अंतर बताइए। ठीक है, अम्ल व स्वाद में, अम्ल और क्षारीय में अंतर बताइए, तो आपको ये अंतर बता देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अम्लों की धातु के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो जब अम्ल की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। यानी कि फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि अम्ल की धातु के साथ में क्रिया कराने पर कौन सी गैस देखने को मिलती है। तो अम्ल की जब धातु के साथ में क्रिया कराते हैं तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है जो हाइड्रोजन गैस है वो अम्ल की धातु के साथ में क्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अब धातु कौन कौन सी होती हैं हम वो आपको आवर्त सारणी में कंप्लीटली बता देंगे। धातु, अधातु और जितने भी हैं पदार्थ उनके बारे में। S P D F आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक है? S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक।
इन सभी चारों ब्लॉक्स के बारे में कंप्लीट बताऊंगा। 118 तत्व हैं और 118 तत्वों में यहाँ पे आपको बताऊंगा इनकी ट्रिक सहित ट्रिक्स और इनके कंप्लीट आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक है, हम बात करें फ्रेंड्स धातु और जब धातु की अम्लीय विलयन के साथ में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स धातु यहाँ पे क्या है, जिंक। ठीक है, जिंक यहाँ पे एक धातु है। तनु अम्ल, तनु अम्ल क्या होता है फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि अम्लीय पदार्थ। ठीक है, जब इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट, प्लस H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यानी कि जब कहने का मतलब ये है अम्लीय विलयन की अम्लीय पदार्थ की किसी धातु के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। यह आपको ध्यान रखना है। अंत में आपको यहाँ पे फ्रेंड्स क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। ठीक है, एक धातु और ले लेते हैं, फेरस और HCl। ठीक है, तो यहाँ पे FeCl2 प्लस H2, यानी कि अंत में क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं क्षार की धातुओं के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्षारीय क्या होता है, जैसे NaOH हो गया, CaOH हो गया, इनकी जो क्रिया कराते हैं किसके साथ में, क्षार के साथ, धातुओं के साथ में, तो क्या होता है, तो क्षार प्लस धातु क्या होता है फ्रेंड्स, ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब क्षार की धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होती है। यानी कि इसमें ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन ये गैस देखने को मिलती है। ठीक है, तो Zn प्लस NaOH, जब इसकी अभिक्रिया तो Na2 प्लस H2। ठीक है, यानी कि क्या देखने को मिल रहा है, H2 देखने को मिल रहा है। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaAlO2 और 3H2। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ में अभिक्रिया। ठीक है, तो सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। एंड कहने का मतलब ये है, धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ में अगर अभिक्रिया कराए तो फ्रेंड्स क्या देखने को मिलेगा, अम्ल संगत लवण देखने को मिलेगा और प्लस में क्या देखने को मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस देखने को मिलेगी, CO2 प्लस H2, यानी कि फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे CaCO3, ठीक है, प्लस का 2HCl, जब इसकी भी गए तो CaCl2 CO2 प्लस H2 इसका निर्माण हुआ। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास जाकर देखिएगा, उसमें मैंने आपको ट्रिक के साथ में यहाँ पे समीकरणों को सॉल्व करना बताया, कैसे यहाँ पे समीकरण को सॉल्व करते हैं, तो जाकर फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती क्या है, तो अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हम किसी अम्ल की, ठीक है, कोई भी अम्लीय पदार्थ, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया HCl। ठीक है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं फ्रेंड्स, HCl। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्लस क्षार, क्षार के ले लेते हैं NaOH। ठीक है, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपस में अभिक्रिया करा के क्या बनाएंगे, यहाँ पे लवण और जल बनाएंगे। तो फ्रेंड जब HCl और यहाँ पे NaOH की हमने अभिक्रिया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पे NaCl प्लस H2 इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, साधारण नमक होता है, जो कि क्या हुआ फ्रेंड्स, लवण हुआ और जल बनाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे एक उदाहरण है NaOH प्लस का HCl, तो क्या बनाएंगे, NaCl प्लस H2, NaOH प्लस H2SO4, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षारीय पदार्थ हो गया, H2SO4 क्या हो गया, अम्लीय पदार्थ हो गया। जब इसकी हमने अभिक्रिया कराई तो Na2SO4 मिला। Na2SO4 क्या है फ्रेंड्स, सोडियम सल्फेट है प्लस H2 इसका निर्माण हुआ। तो सोडियम सल्फेट क्या है फ्रेंड्स, लवण है, तो लवण प्लस जल इसका निर्माण हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर, जो भी किसी अम्लीय पदार्थ की धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ठीक है, तो जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये उदाहरण माना जाता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके समान क्या बनाते हैं, यहाँ पे लवण और जल, इसका क्या करते हैं फ्रेंड्स, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो
ओ प्लस का HCl, ठीक है। तो 2NaCl प्लस H2 इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पे क्या है, ये संतुलित किया हुआ है, ठीक है, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराने पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें धात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, इन सभी पदार्थों के बारे में बात करेंगे अलग से, ठीक है। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का क्या करते हैं फ्रेंड्स, निर्माण करते हैं। तो क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड प्लस लवण, इसकी अभिक्रिया की तो लवण प्लस जल, ठीक है। तो NaOH क्या हो गया यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि फ्रेंड्स क्या हो गया, क्षारक हो गया, प्लस के अधात्विक ऑक्साइड कौन सी को है, CO2। CO2 क्या फ्रेंड्स, अधात्विक है। जब इसकी हमने अभिक्रिया करी तो Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O, इसका क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। तनुकरण क्या होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या, तनुकरण। जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहा जाता है। तनुकरण क्या होता है, जल में अम्ल या क्षारीय पदार्थ, यानी कि H2O है, क्या है, वाटर है, ठीक है। वाटर में, पानी में जब हम किसी अम्लीय पदार्थ को या क्षारीय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसकी जो आयन की सांद्रता है उसमें क्या होती है, कमी होती है। यानी कि कहने का मतलब ये होती है उसका जो pH मान है उसमें क्या होता है, कमी आ जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने क्या हुआ, 7.4 हमारा वाटर क्या है फ्रेंड्स, क्या हुआ है, हमारा रक्त का pH मान हो गया। इसको जब पानी में मिलाया तो इसके pH मान में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो कहने का आपको तात्पर्य ये याद रखना है, जब हम जल में अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं तो उसकी pH मान में क्या होती है, गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं, ठीक है। पीएच स्केल, तो पीएच का पूरा नाम पोटेज हाइड्रोनियम है। इस पीएच में पी सूचक है, यानी कि क्या है, पुषांश, जिसका अर्थ क्या होता है, शक्ति होता है, ठीक है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहा जाता है, किसी विलयन में, यानी कि अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग किया जाता है, काम में लिया जाता है, उसे यहाँ पे पीएच स्केल कहा जाता है। हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा हाई होगी, जितनी ज्यादा अधिकतम होगी, उतना ही उसका पीएच मान क्या होगा, कम होगा। तो यानी कि अधिक होगा तो क्या होगा, कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसी भी उदासीन विलयन में के लिए पीएच का मान 7 होता है। यानी कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान यदि 7.0 है, ठीक है, कितना है, 7 या 7.0 है, तो आपको ध्यान रखना है वो कैसा है, उदासीन है। ना तो वो अम्लीय प्रकृति का है और ना ही वो क्षारीय प्रकृति का है, वो उदासीन प्रकृति का है। ना तो वो अम्लीय स्वाद में खट्टा है, ना ही वो स्वाद में कड़वा है, ना वो H+ आयन देगा, ना फिर वो OH- आयन देगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निम्न विलयनों के पीएच मान के बारे में बात करते हैं, जो आपको यहाँ पे याद जरूर रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो जठर रस, जठर रस क्या होता है, इसका पीएच मान कितना होता है, 1.2 होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नींबू का रस, नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2.2। नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2। शुद्ध जल, ठीक है, शुद्ध जल का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है फ्रेंड्स, D2O। D2O यहाँ पे शुद्ध जल माना जाता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर शुद्ध जल देखे जाए तो शुद्ध जल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स D2O, और यहाँ पे जो सामान्य जल होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, ठीक है। रक्त का पीएच मान कितना होता है यहाँ पे, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है 14, जिसका पीएच मान है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। और पीएच मान जो होता है वो यहाँ पे 0 से लेकर 14 तक की काउंट देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसका जो पीएच मान होता है वो यहाँ पे 0 माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होते हैं, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले प्रबल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जितने भी ज्यादा, अगर जितनी ज्यादा अधिक संख्या में H+ आयन देंगे वो उतने क्या होंगे, प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे HCl है, H2SO4 है, ये क्या है फ्रेंड्स, प्रबल अम्ल है, ठीक है।
आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, तो जितने प्रबल अम्ल के रासायनिक तत्व हैं वो सूची देखने को मिल जाएगी, और दुर्बल अम्ल के जितने भी रासायनिक तत्व हैं उनकी सूची देखने को मिल जाएगी। यानी कि दोनों अम्लों की यहाँ पे सूची देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से यहाँ पे प्रबल अम्ल है और कौन कौन से यहाँ पे दुर्बल अम्ल है। इसकी आपको अभिक्रिया भी देखने को मिलेगी। प्रबल अम्ल की दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है, यह आपको जरूर इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। प्रबल क्षार वे क्षार जिनका जलीय विलयन में पूर्णतः क्या होता है, आयनन हो जाता है, उसे प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH और KOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, उसे दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी कि वर्षा के जल की पीएच मान 5.6 से क्या होती है, कम हो जाती है। अगर 5.6 से कम है तो वो क्या होगी फ्रेंड्स, अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव, यानी कि क्या इसके कुप्रभाव देखने को मिलता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है, पूरा डिटेल्स के साथ सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ने लगता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट वर्षा में उपस्थित अम्ल से क्रिया कर लेता है, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा क्यों यहाँ पे हानिकारक मानी जाती है, क्योंकि उसका जो पीएच मान होता है वो कम होता है, और जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में वो अभिक्रिया करता है तो उसमें क्या कर लेता है, क्रिया करता है, तो वो हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व माना जाता है। हमारे शरीर का पीएच मान 7.0 से 7.8 के बीच कार्यशील रहता है, ठीक है। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पौधों की एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। हमारा उदर, पेट HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना, यानी कि हमारे पेट को हानि पहुंचाए बिना हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच होने पर हमारे उदर में अधिक मात्रा में HCl उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमारा भोजन अपच हुआ तो हमारे उदर को, पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। और अपच होने पर, यानी कि कोई पदार्थ हमारे पचा नहीं है तो अपच होने पर हमारे पेट में अधिक मात्रा में क्या होता है, HCl उत्पन्न होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जिससे पेट दर्द व जलन का अनुभव होता है। इससे मुक्त होने हेतु एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से क्या होता है, कम होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मानव मुंह का पीएच मान कितना होता है, तो 5.5 से कम होने पर दांतों का इनेमल संरक्षित हो रही है, यानी जो दांत होते हैं उनका जो इनेमल, यानी कि उसकी भारी परत इनेमल, वो क्या होती है, संक्षारित होने लगती है, ठीक है। मधुमक्खी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा पाया जाता है, मेथेनोइक। और चींटी के डंक में पूछ लिया जाए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कुछ प्राकृतिक अम्ल, सिरका में कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, यानी मधुमक्खी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ, ठीक है। साधारण नमक से कौन कौन से पदार्थ बनते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका सूत्र NaOH होता है। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स इसका उपयोग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, उसका उपयोग क्या क्या है, तो बॉक्साइड के धातुकर्म में, पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है। साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स विरंजक चूर्ण के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, CaOCl2। मैं आपसे बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि
हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जितने भी रासायनिक, यूट्यूब पर तो मैं लेकर ही आऊँगा सभी रासायनिक तत्वों की सूची, उनके प्रतीक चिन्ह और उनके नाम तो मैं लेकर ही आऊँगा, लेकिन आपको इसकी पीडीएफ यानी कि जितने भी रासायनिक तत्व हैं उनकी पीडीएफ, उनके रासायनिक तत्वों के नाम, उनके क्या क्या प्रतीक चिन्ह है वो देखने को मिलेंगे, प्रबल अम्ल कौन से हैं उनकी सूची देखने को मिलेगी, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, इनकी सूची देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ देखने को मिलेगी। विरंजक चूर्ण क्या होता है? CaOCl2 होता है, जिसे बुझा हुआ चीनी CaOH का ऑल्टोहाइड व क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो विरंजक चूर्ण का निर्माण किससे होता है? तो ध्यान से सुनो, CaOH का ऑल्टोहाइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस का Cl यानी कि क्लोरीन, जब इसके अभिक्रिया कराते हैं तो CaOCl2 यानी कि विनंजक चूर्ण प्लस जल, इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, विनंजक चूर्ण का क्या उपयोग है ये आपको ध्यान रखना है। तो पीने वाले जल को जीवाणु मुक्त व रोगाणु मुक्त करने में, वस्त्र उद्योग के विरंजक के रूप में, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में, कागज उद्योग के विरंजक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा, इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। NaHCO3, NaHCO3 ये क्या है फ्रेंड्स? बेकिंग सोडा है, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि Na क्या है? सोडियम, H क्या है? हाइड्रोजन, और CO क्या है? यहाँ पे कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाता है। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, जब ये अभिक्रिया कराते हैं तो NH4Cl प्लस NaSCO3 इसका क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या क्या होता है? स्वादिष्ट खस्ता पकौड़ा बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेयजल में। यानी कि कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा ये ध्यान से सुनो। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, NaHCO3 है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, NaCO3 का उपयोग क्या है? तो आपको ध्यान रखना है इसका उपयोग क्या है। स्वादिष्ट पकौड़ा बनाने में, स्वादिष्ट खाना बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशामक यंत्रों में, और सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, धोने का सोडा, इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O होता है। तो धोने का सोडा, इसका सूत्र क्या होता है? Na2CO310H2O होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि Na2CO3 प्लस का H2O, जब ये अभिक्रिया करते हैं तो Na2CO3 और 10H2O इसका क्या होता है? धोने का सोडे का क्या होता है? निर्माण होता है। अब धोने का जो सोडा है उसका उपयोग क्या क्या है? तो इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो धोने का सोडे का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? कांच में किया जाता है, साबुन में किया जाता है और कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, प्रयोगशाला विक्रमक के रूप में होता है, जल को स्थायी कठोरता को हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसका रासायनिक जो सूत्र है वो CaSO4.12H2O इसका रासायनिक सूत्र देखने को मिलता है। ठीक है, जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूरा क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमेटाइट्रेट बनाता है। इसे यहाँ पे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका उपयोग कहाँ क्या किया जाता है? तो इसका जो उपयोग है फ्रेंड्स वो भवन निर्माण में किया जाता है। कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? भवन निर्माण में इसका उपयोग होता है। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है। मूर्तियां आदि सजावटी सामानों के बनाने में इसका उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि इस व्यक्ति का प्लास्टर हुआ, कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? वहां पे अगर उसका पैर ज्यादा यहाँ पे टूट गया है तो वो क्या करते हैं? प्लास्टर करते हैं। ठीक है, अंदर यहाँ पे जो राड है वो डालते हैं और उसका प्लास्टर करते हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आपको ध्यान रखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, यहाँ पे इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो भवन निर्माण में किया जाता है, दंत चिकित्सा में, सजावटी सामानों को बनाने में, और टूटी जो हुई हड्डियां होती है उन्हें जोड़ने के लिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 2 है, जिसके मैंने आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे वन शॉट में यहाँ पे क्लियर करवाए हैं। और मैं आगे की जितने भी क्लासेज हैं वो बहुत ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इसकी और भी क्लासेज आएगी। चैप्टर नंबर 2 है साल्ट बेसिस एंड एसिड, अम्ल क्षार एवं लवण। इसकी आगे भी और क्लास आएगी। इसकी 1-2 क्लासेज और आने वाली है, उसमें आपको यहाँ पे
कंप्लीटली जो यहाँ पे क्रियाएँ हैं, अभिक्रियाएँ कौन से पदार्थ की, अम्लीय पदार्थ की धातु ऑक्साइड के साथ में, अधातु ऑक्साइड के साथ में, धात्विक पदार्थों के साथ में, अधात्विक पदार्थों के साथ में अभिक्रिया कराने पर क्या-क्या होता है, ठीक है? ये कंप्लीट हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है? तो ये क्लास अगर आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक आपसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।